गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मॉक अड्डा के प्रोनाउन टेस्ट 05 के डिस्कशन सेशन में। और आज हम लोग प्रोनाउन का ये जो सेशन करेंगे, इसमें लगभग हमारे पास 20 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। जो टेस्ट आप लोग टीचमेंट में दे रखा है, उसी के सॉल्यूशन सेशंस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिस सेशन होता है स्विट्जरलैंड, सीएचएसएल प्री एयरमैन, स्टोनो, एसडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करके ये टेस्ट आपको क्रिएट करके यहाँ पे दिए जाते हैं। चलिए, तो जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्लस क्या है जो कि ये टीचमेंट पे एप्लीकेशन है अवेलेबल मेरा, जो उस पे जाकर के टेस्ट देते हैं और उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन देके अपने सारे डाउट्स को वो क्लियर करते हैं। चलिए, तो आइए, आपका स्वागत है हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन में। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये है। चलिए, तो देखेंगे क्वेश्चन आपके पास में क्या रखा गया। क्वेश्चन सबसे पहले रखा गया है, आई कैन नाइदर पनिश हिम नॉर रिवार्ड हिम फॉर व्हिच ही हैव डन। पहले तो क्वेश्चन में बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। उसने जो कुछ गलतियां की, जो कुछ का इंग्लिश क्या होगा, और चूंकि उसने गलती यानी ही ने गलती की है, तो ही के हिसाब से क्या होगा, यानी कि हर तरह से क्वेश्चन का जो आंसर फाइनल करना है वो आपका सी पार्ट में जाके करेक्ट होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे ही हैज डन, प्लस क्या है, जो कुछ का इंग्लिश है तो हम लोग फॉर भात का यूज करेंगे, ना कि फॉर भेज का। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपके लिए सेशन बिल्कुल ही ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्ट दीजिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्यूशन समझने में मदद करने वाले हो सकते हैं। Many people believe that women make better nurses because they are patient and gentle. बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में आपने बात की है वोमेन की। अब जब वोमेन की बात की है तो उनके हिसाब से आपने यहाँ पे दे जो रखा है बिल्कुल सही रखा, और दे के अकॉर्डिंग आर भी रखा था जो बिल्कुल सही रखा था। इतना सारा सही कॉम्बिनेशन आप दीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर नो करेक्शन ही आएगा। यू आर नॉट स्टॉप टू टच दीज बुक्स। फिर से क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन में रखा आपने यू आर नॉट सपोज टू टच दीज बुक्स। अब हमें पता है कि किताबें जो है यहाँ पे प्लूरल सेंस में रखी गई हैं, तो बुक्स के हिसाब से दीज बिल्कुल सही था। तो दीज अकॉर्डिंग बुक प्लूरल नाउन प्लूरल डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के तौर पे ये बिल्कुल सही था, इसलिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14 कहाँ से आया। जब हम लोग आइदर की बात करते हैं तो सबसे पहले कंजक्शन पेयर इसका हम लोग और यूज करते हैं। जब और यूज करते हैं तो पहले तो ऑप्शन ही आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा कि बी नहीं होगा, ए और सी बच रहा है आपके पास। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में जब आगे सिस्टर वर्ड का यूज किए हैं तो माई सिस्टर का ही ना कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। किसी भी नाउन के साथ हम लोग यह यूज करेंगे पॉजेसिव, तो उसके अकॉर्डिंग माइंड वर्ड रॉन्ग होगा, तो ऑप्शन ए ब्लॉक होगा। ऑप्शन सी ओपन है आपके पास। अब आंसर सी कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में ये, नॉट एवरीथिंग दैट हैपन कैसे होगा। मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया कि अगर किसी भी रिलेटिव वर्ड के बाद, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर आप यहाँ का भाव रखते हैं तो ये हमेशा जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं होकर इसके पहले के नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है। इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जब होता है तो यहाँ का प्रोनाउन इस बार एवरीथिंग है, और एवरीथिंग सिंगुलर होता है। तो जब एवरीथिंग सिंगुलर होता है तो इसमें हम जो दैट वर्ड का यूज कर रहे हैं, इस दैट वर्ड के बाद यहाँ पे जो हैपन वर्ड का प्रयोग इन्होंने किया है उसमें इनको लगाना चाहिए था क्या, क्लियर हुआ। तो हैपन में एस लगेगा, तो क्वेश्चन में आपका आंसर डी नंबर। क्लियर हुआ सभी का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइए 6। When we reached the hill station, it was raining the heaviest. आपको खुद भी सोचना होता है कि आर्टिकल द के साथ में हम लोग हैवीएस्ट लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं रखेगा तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में रेनिंग के बाद एडवर्ब रखना चाहिए था यहाँ पे, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन ही है। कैसे सर? क्योंकि जब किसी नाउन के कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए हमारे पास कोई वर्ड आ रहा था और वो नाउन ही एब्सेंट हो गया, तो वैसे केस में हम ना उस एडजेक्टिव को लिख सकते हैं, इसके लिए हम एडवर्ब से हेल्प मांगेंगे। तो रेनिंग कैसे, तो हैवीली होगा क्योंकि मूसलाधार का सेंस होगा। क्लियर?
तो क्वेश्चन का आंसर एक होगा। स्पोकन से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, स्पोकन टैग से बना सकते हैं कि जब हम लोग हिल स्टेशन पहुंचे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग हैविली। चलिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन 7 देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन मेंशन किया गया है, These the investigation revealed that both of they कैसे होगा। हम लोग सीखे हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो जब क्वेश्चन में किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो बोथ ऑफ के बाद कैसे आएगा, सेम होना चाहिए था। जैसे ऑल ऑफ के बाद बी कैसे आएगा, ऐसा होना चाहिए, है ना। चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में जब भी हम प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं तो उनके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए था बोथ ऑफ देम, है ना, बोथ ऑफ देम, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। 8वां क्वेश्चन आपके पास में है, सच वाज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। फिर से क्वेश्चन में हम जनरली सच का जब प्रयोग करते हैं तो ये जो होता है एक प्रोनाउन की तरह काम कर सकता है, ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हम इसको अगर प्रोनाउन की तरह ट्रीट कराएंगे तो इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे वर्ब दे सकते हैं। जब डायरेक्ट हम वर्ब दे सकते हैं तब नो डाउट क्वेश्चन अपने आप में करेक्ट। सच वाज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। उसका परफॉर्मेंस ही ऐसा था कि सभी दर्शकों ने उठकर ताली बजाकर उसकी सराहना की। क्लियर है। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब खड़े होकर के ताली बजाना या सिर झुकाना। तो सच यहाँ बात के साथ बिल्कुल करेक्ट था, नो करेक्ट। चलिए अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास था, इट इज आई हु के बाद एम बिल्कुल बैलेंस रखा गया है। कैसे, पहला कॉन्सेप्ट ये चेक करना होता है, इट इज के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो सब्जेक्ट जब होता है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो आई बिल्कुल सही। फिर आपको हु देना था, बिल्कुल दीजिए। हु के बाद यहाँ पर जो verb होता है वो आई के अकॉर्डिंग होता है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम भी बिल्कुल सही। यानी कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज इम्परफेक्ट। चलिए करेक्शन नहीं करना है, नो करेक्शन। इज दिस द सेम बुक लाइक आवर टीचर रिकमेंडेड। अब ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन में जब द सेम का यूज किए हैं तो द सेम के बाद बुक लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, लाइक भी लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, द सेम के बाद हम लोग दैट भी लगा सकते हैं, लाइक भी लगा सकते हैं। अब हमको देखना है कि सेम बुक के बाद लाइक तो है, दैट भी है, पहले तो सी और डी नहीं हो, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होगा कि हम लोगों को तो लग रहा था सर कि इसमें हम ऐड कर देंगे सेम के साथ। जी नहीं, सेम के साथ अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे फर्क समझ लीजिए। लाइक जो होता है ना, जस्ट लाइक प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद हमको इनकम्प्लीट सेंटेंस रखना होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस रखना होता है। लेकिन जब सेंटेंस में एज का यूज करते हैं तो ये कंजक्शन की तरह काम करता है, और इसके बाद हमेशा कंप्लीट सेंटेंस रखना होता है। ये कंप्लीट सेंटेंस आप कहाँ से लाइएगा, नहीं ला सकते ना। तो जब कंप्लीट सेंटेंस आप नहीं ला सकते हैं तो एज का यूज भी आप नहीं कर सकते। क्लियर है। अब हमको लाइक के पास ही चलना। अब कहोगे सर दैट क्यों नहीं लगा सकते थे, तो द सिमिलर बुक के बाद दैट भी लगा सकते थे, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में हो सकता है। वो तो एकदम नहीं होगा क्योंकि किताबों के लिए हो नहीं आता। अब हमको बच के निकलना पड़ेगा कि द सेम के साथ लाइक लगाएंगे और द सिमिलर के साथ में क्या। तो सिमिलर के साथ में हम लोग जनरली लाइक वर्ड नहीं लगाते हैं, सिमिलर लाइक का साइन हो जाता है, इसी वजह से ये गलत। क्लियर। सिमिलर लाइक का ही साइन होता है, इसी वजह से हम सेम वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं, एंड वगैरह के साथ रखना होता तो कर सकते थे, लगातार नहीं लिख सकते। ये तो वही बात हुई ना कि आप रिटर्न के साथ में बैक लगा। क्लियर। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वेस्ट स्टूडेंट, नो करेक्शन। क्वेश्चन खुद से काफी अच्छा क्वेश्चन था। 10 नंबर 11 में कह रहा था आपके पास में, ऑफेन बी आवर सेल्फ्स आर रिस्पॉन्सिबल फायर आवर इल हेल्थ फॉर आवर इल हेल्थ, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, कह रहा ना, हम लोग खुद ही जिम्मेदार हो। जब भी क्वेश्चन में हिंदी आ जाता है खुद, तो जब ये खुद का हिंदी आता है तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका बी का जो होता है वो आवर सेल्फ ही तो होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा गया है, करेक्शन की आवश्यकता नहीं है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो क्वेश्चन में वी के हिसाब से आवर सेल्स बिल्कुल बैलेंस था, कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नो करेक्शन। नेक्स्ट वन, while washing your hands rub them together for 20 सेकेंड to remove the microbes on them। कैसे होगा, from them होना चाहिए था, लेकिन सब जगह ऑन ही रखा है इन्होंने, तो कोई बात नहीं, फिर से रिमूव में कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोब भी सही था, ऑन देम भी सही था, क्योंकि हाथ में दो है। अब दो हाथ है तो भाई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव रहनी चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट के सेंस में तो बिल्कुल ऑन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम सही था, करेक्शन की आवश्यकता यहाँ। चलिए, काफी क्वेश्चन हम लोगों को इस सेशन में नो करेक्शन ही मिला है, तो अच्छी बात हम लोगों के लिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि नो इधर नो इम्प्रूवमेंट, तो स्टूडेंट मारना ही नहीं पसंद करते, अब पता नहीं उनकी मर्जी। अमंग अप्लाइड साइंसेस मेडिसिन इज वन व्हिच हैज कर दिया है गलत, क्या सीखा है, व्हिच के पे वन था, तो वन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पे हैव कैसे लेगा, हैज लेगा ना, क्वेश्चन में यही से आंसर कर लेना आसान था, तो आंसर डी। क्लियर है। 14, देयर वाज ए बेल ओवर द डोर, मतलब दरवाजे के ऊपर घंटी है, दैट जिंगल व्हेनेवर अ कस्टमर इंटर। सही तो है, क्वेश्चन में आपने कहा क्या, एक, तो मैंने कल ही सिखाया कि जनरली जब हमारे पास में किसी भी नाउन का दो बार चर्चा होता है, तो उसके लिए दैट का यूज करते हैं, है ना, किसी भी नाउन का डिस्कशन अगर हमारे पास दो बार होता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, दैट। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि देयर वाज ए बेल है, एक बार चर्चा हो गया, उसके बाद इसी को कह रहे हैं कि ये आपका बजता है, जिंगल करता है, तो क्या करता है, बेल। ये दो बार लिखा जाए या ना लिखा जाए, लेकिन करेक्शन इसका आपका दो बार डिस्कशन हो रहा है यहाँ क्वेश्चन के अंदर, इसलिए क्वेश्चन के अंदर जब दो बार डिस्कशन है तो दैट बिल्कुल सही। कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। चलिए 15th में, दिस इज द सेम स्टूडेंट हु होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिस इज द स्टूडेंट के बाद हम व्हिच का यूज करेंगे तो सिलेक्शन का सेंस होगा, जबकि यहाँ पे सिलेक्शन की कोई बात ही नहीं, यहाँ पे एक नॉर्मल एक स्टूडेंट की बात है, तो क्वेश्चन में जब सिलेक्शन ही नहीं है तो व्हिच नहीं होगा, और ऐसे केस में व्हिच को हटा के कौन लाना होता है, आपको सिखाया भी थे कि क्वेश्चन में जब किसी सब्जेक्ट की पूर्ति करना है तो किसका यूज करिएगा, देखिए तो सब्जेक्ट का पूर्ति करना है कि नहीं, इज के लिए इज लगा दीजिए, चलो ठीक है। अब उसके बाद ये जो बोन वर्ड आपने दिया है, ये किसके लिए यूज करिएगा, तो भाई ये हु के लिए ही यूज करिएगा ना, बस। तो क्वेश्चन में जब हमारे पास में एक सब्जेक्ट एक वर्ब के साथ बैलेंस है, दूसरा वर्ब हमको दिख रहा होता है, तो हमको सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट पूरा करना है, और ये सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट पूरा करने का काम हु का होता है। क्लियर, इसलिए क्वेश्चन में हु का प्रयोग करना चाहिए था, ना कि व्हिच का। 16th में करा था वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे सो लेट के बाद बी कैसे होगा, ये तो हम लोग नरेशन सॉरी क्वेश्चन टैग में भी पढ़े होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में भी पढ़े होते हैं, ऐसे कि हमें पता होना चाहिए कि लेट जो होता है इसके आगे हमेशा जो होता है छिपा हुआ सब्जेक्ट कौन होता है, यू होता है, तो इसी वजह से यू के कारण सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया यू, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का ही रिक्वायरमेंट आ सकता है, इसलिए होता है ना, जैसे होता है ना कि आप मुझे जाने दीजिए ना, यू लेट मी गो नाउ, अब मुझे आप जाने दीजिए ना, तो आप यहाँ पे नहीं बोलते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि लेट के बाद यहाँ पे आई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर, इसका सब्जेक्ट इसके पहले यूज छिपा रहता है, हिडन रहता है, इसलिए इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आप लगा सकते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे से, अगर तब आंसर। 17th में आइएगा तो आइए, दे हु वांट्स टू प्ले गजब, अगर क्वेश्चन में हु के पहले आपने दे लगाया तो पहले तो यही गलत है, दे कभी भी आपका नहीं यूज होना है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, हमेशा आपका जो होता है पर्सनल प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन में बड़ा पैर चलता है, ठीक है ना, कभी भी ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन और आपका पर्सनल प्रोनाउन में बहुत बैर चलता है, खास करके दे के साथ, तो दे के जगह पे हमेशा किसका यूज करिएगा, और जब दोज का यूज करिएगा तो ये तो आपका ठहरा प्लूरल, जब ये प्लूरल ठहरा तो ये अपने बाद क्या लेगा, प्लूरल फॉर्म लेगा, तो बांट में एस लगाना। क्लियर, अब देख लीजिए दो छो बांट कहाँ पे है, तो ऑप्शन एक में था, एक आंसर। वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विथ माई कजिन, फिर से आपने बीच लगा दिया है, जो कि गलत बात है, फिर सिलेक्शन के लिए आता है, बार बार सब्जेक्ट सेंस में भूल आना चाहिए था आपको। 19, एवरीबडी हु नो हिम, फिर गड़बड़, क्या हु के पहले एवरीबडी है,
एवरीबॉडी क्या मतलब सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पे होना चाहिए था KNOWS। क्लियर, तो क्वेश्चन में होगा आंसर बी। चलिए हो गया। आइडेंटिटी के बाद तो दैट ही लगेगा, क्वेश्चन में जितना चीज रहता है ना उतना चीज नहीं बदलना होता, कम से कम चीजें बदलनी होती है, इसलिए दैट को इफ में मत बदलिए। 20 नंबर में आइए। देयर वेयर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास, 6 ऑफ के बाद भीज कर दिया, अभी तो मैं सिखा रहा था कि जनरली प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि भीज नहीं, ऑब्जेक्ट जो होता है कौन होता है, क्वेश्चन में होम की आवश्यकता है, बस सोचिए। ठीक है ना। देयर वेयर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास, 6 ऑफ होम वाज क्राइम। ठीक है, अब तो 6 है तो 6 है तो बेयर भी होगा, तो हर तरह से क्वेश्चन मिस्टेक में है, आपको 5 बार आंसर करना नहीं था, बेयर पहले ही कहानी में थी तो आर करना नहीं था, तो मजबूरन आंसर करना होगा। 21 दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क ऑफ सम, ये किसी आदमी की कलाकारी लगती है हाथ की। हु टू बिलोंग, ये क्यों कर दिए अब फालतू, क्वेश्चन में हु के बाद जनरली हमको भाव पूरा करना ही पड़ेगा, तो हु का भाव दे दिए ना, तो हु टू बिलोंग क्यों भाई, हु बिलोंग्स नहीं कर सकते थे आप, तो आंसर बी करिए। 20 ईट बाज के बाद, अभी मैंने थोड़े दिन पहले क्वेश्चन सिखाया था, तो भी ईट के बाद पहले तो चेक करना है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। तो अगर हमारे पास इट इज रहेगा तो भी यही काम होगा, इट बाज रहेगा तो भी यही काम होगा, तो ईट बाज यहाँ पे ही होना चाहिए था पहले तो। अब जब ही आएगा तो इनकॉरेज भी आपका सही हो जाएगा, इनकॉरेज भाव उसका, तो क्वेश्चन का आंसर बी। बाकी तो इनकॉरेज के बाद आई को भी बोल्ड करना था, वहां पे अंडरलाइन करना था, और इनकरेज मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये यहाँ पे मी के आंसर था। 23 चिलीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट। ओके, अब आपने चिली यानी कि मिर्चियों की बात की है, तो मिर्चियों के लिए आपका यूज किया गया तो सही था। अब योर टेस्ट बर्ड्स, अब मुझे लगता है ना कि यहाँ टेस्ट है ना, ये चल क्यों, क्यों सर देखो, मैंने क्या सीखा, रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में ही रहेगा ना, तो आपका जो स्पाइसी टेस्ट है, स्पाइसी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टिंगल वर्ड का यूज किया है ना वर्ब, तो टिंगल नहीं बाबा टिंगल्स, क्योंकि टेस्ट अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन का वर्ब हमेशा सिंगल होता है, तो टेस्ट के हिसाब से टिंगल्स करना चाहिए था। अब सही, क्वेश्चन का हिंदी था कि मिर्चियों में कुछ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी टेस्ट होता है जो आपके टेस्ट वर्ड को सक्रिय कर देता है। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले। ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे, हिंदी है, आपको जीवन में जो मौके मिलते हैं उनका फायदा खुद उठाना चाहिए। तो कहना ये चाह रहा है ना कि क्वेश्चन में ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी में लगेगा ना कि हर मौके का फायदा उठाना चाहिए, दूसरे का नहीं, दूसरे का नहीं, खुद का मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने वाले verb पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए हेडिंग मैंने बना दिया आपके लिए, verb प्लस क्या, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए verb प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आप सीखने वाले हैं तो आ जाइए। सबसे पहले अवेल लीजिए, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाइएगा, और ये प्रीपोजिशन भी आपको लेकर के आता है, ये भी जान लीजिए। दूसरा वर्ड आपके पास में आता है एंजॉय, इसके साथ भी आप अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। अब जनरली आप किसी पार्टी शार्टी में एंजॉय करते हो। तीसरा में होता है एडजस्ट, किसी दूसरे जगह पे जाओगे तो एडजस्ट भी आप ही को करना पड़ेगा, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, जनरली आपका टू लेके आता है। फिर आता है अडेप्ट, आपके पास अडेप्ट भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ये प्रीपोजिशन फिर से। फिर आता है आपके पास food, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, जनरली आपके पास में इन लेके आता है। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ फेमस कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बोनस होगा, और बहुत ही जरूरी कॉम्बिनेशन है ये सब, है ना। तो एज ए स्टूडेंट आपको थोड़ा सा प्रोनाउन का सेशन को इस तरह से भी करना पड़ेगा। चलिए।
बाकी तो मैं बस यही कहता हूँ कि बार-बार कि आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आपको कहीं से भी इकट्ठा एक बार बनाना चाहिए, तब जाके क्लियर हो। बाकी तो मैं इन वीडियो सेशन में बोला ही था, कमिटमेंट किया ही था मैं कि टॉपिक वाइज़ भी मैं दूँगा और टाइप वाइज़ भी दूँगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक स्पेशल सेशन ही आपको मिलेगा, वन का एक स्पेशल सेशन ही मिलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का एक स्पेशल सेशन ही मिलेगा, तब ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो यही बात हुआ यहाँ पे ट्राई टू अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्च्युनिटी। चलिए आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास। शी केम होम टू मीट आई एंड माइन फ्रेंड फैमिली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो बताइए टू के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था तो टू भी होना चाहिए था। और ये माइन फैमिली कौन लिखता है यार? एडजेक्टिव यूज करना है ना किसी नाउन के पहले, तो माई फैमिली होना चाहिए। यानी कि दोनों तरह से आंसर करेक्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का सेशन जो था ये आपका 25 क्वेश्चन का प्रोनाउन का जो 5वां सेशन था वो फिनिश हुआ। अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो भी अगला सेशन होगा वो टेस्ट देने के बाद आप लोग सेशन एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।